अभी देखो, अभी वॉइस क्लियर होगा। हाँ जी। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वी आर लाइव, वी आर बैक इन द कोर्स ऑन कंट्रोल सिस्टम्स एंड वी आर डिस्कसिंग द कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों स्टेबिलिटी के अंदर? आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं जहां पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर छोड़ा था। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी जज की जा सकती है सिस्टम्स की। थोड़ा और चर्चा करेंगे मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखो बेसिकली क्या सीखा है। हमने ये सीखा स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने ये सीखा लैप्लास डोमेन के अंदर किस तरह से हम कॉजालिटी को डिफाइन करते हैं। हम लोग ने ये देखा लैप्लास के अंदर स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। फिर जब कॉजालिटी और स्टेबिलिटी साथ में ले लेते हैं तो हमने देखा कि हमारे सिस्टम के पोल्स जो हैं दे मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ एस प्लेन, और वहां से हम कह सकते हैं सिस्टम इज कॉजल एज वेल एज स्टेबल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टेबिलिटी के बेसिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे और राउथ क्राइटेरिया के बारे में भी चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो जल्दी से बता दीजिए भाई, आर यू गाइज रेडी और नॉट? आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यार देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के बारे में। मान लो मेरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, मान लो मेरे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है 1/s। कितना है? 1/s। तो इसका पोल कहां पे है बेटा? इसका पोल है ओरिजिन पे। इसका पोल कहां पे है बच्चों? आपका ओरिजिन पे है। देयरफॉर सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। इसीलिए आपका सिस्टम क्या है भाई? मार्जिनली स्टेबल है। करेक्ट बात है ना? इसीलिए आपका सिस्टम कैसा है? मार्जिनली स्टेबल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे RS लिखता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं R ऑफ S, दिस विल बिकम 1/s प्लस ए। तो अगर आप C ऑफ S निकालोगे तो R ऑफ S इंटू H ऑफ S 1/s s प्लस ए। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। s को 0 डाला तो 1/as, s को -a डाला तो 1 s प्लस a। तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट एस सी टी इज 1/a 1 - e टू द पावर -at ut। तो देखो इस टाइप का आपका आउटपुट आ जाएगा हुज मैक्सिमम वैल्यू इज 1/a। ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है ये क्या बता रहा है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से ग्रो करके बेटा 1/a तक जाता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 से ग्रो करते हुए 1/a तक जाता है। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि आउटपुट इज लेस देन 1/a। अगर आउटपुट किसी एक वैल्यू से हमेशा छोटा रहे तो आप उसे क्या कहते हो बेटा? आप उसे कहते हो बाउंडेड। क्या कहते हो मेरे बच्चों? यू कॉल दैट एज बाउंडेड। तो आपने इनपुट बाउंडेड लगाया, इनपुट आपने बाउंडेड लगाया, दिस इज अ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो आपको आउटपुट भी क्या मिला? बाउंडेड मिला। कैसे सिस्टम में? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम में। ठीक है, ये बात समझ में आया? बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर तो इसको स्टेबल कह देना चाहिए था। अगर मैंने बाउंडेड इनपुट लगाया और मुझे बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है देन आई शुड कॉल इट स्टेबल, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए क्यों। अब मैं एक और इनपुट लगा रहा हूं RT इक्वल टू UT, जिसका मतलब है R ऑफ S इज 1/s। H ऑफ S तो आप 1/s लेके ही चल रहे थे, which was marginally stable system। करेक्ट, आपने ओरिजिन पे पोल लेके रखा है, दैट मींस योर सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। अब आप क्या कह रहे हो बेटा कि जो आपका आउटपुट आएगा C ऑफ S, जो आपका आउटपुट आएगा C ऑफ S, दैट विल बी 1/s स्क्वायर। तो आपका C ऑफ T क्या होगा?
this will be TUT, that is basically your ramp function. तो जो रैंप फंक्शन होता है बेटा वो इंफिनिटी पे जाके, रैंप फंक्शन जो होता है इंफिनिटी पे जाके इनफाइनाइट हो जाता है, तो दिस इज अनबाउंडेड। जबकि आप जानते हो जो यूनिट स्टेप इनपुट है, जो आपका यूनिट स्टेप इनपुट है, दिस इज बेसिकली बाउंडेड, दिस इज बेसिकली योर बाउंडेड। तो अब की बार तो भाई बाउंडेड इनपुट पे अनबाउंडेड आउटपुट आ गया। तो पता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स का नेचर ही ये होता है बेटा, वो बाउंडेड इनपुट के लिए कभी तो बाउंडेड आउटपुट देते हैं और वो कभी क्या दे देते हैं, अनबाउंडेड आउटपुट। इसीलिए तो मार्जिनली स्टेबल है, उनका डेफिनेट नहीं है बेटा, उनका डेफिनेट नहीं है कि ये लोग स्टेबल देंगे या अनस्टेबल देंगे, ये लोग आउटपुट बाउंडेड देंगे या अनबाउंडेड देंगे। यू कैन नॉट से दैट, यू कैन नॉट से दैट, इसीलिए इसको कहते हैं मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, इसीलिए इसको मार्जिनली स्टेबल कहते हैं। तो सर मालूम कैसे चलता है कि कब बाउंडेड आएगा और कब अनबाउंडेड आएगा, मैं बताता हूं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो बेटा कि मार्जिनली स्टेबल सिस्टम्स, मार्जिनली स्टेबल systems can produce bounded as well as unbounded output ठीक है, टू अ बाउंडेड इनपुट तो आपको पता है क्या मिलता है, देखो बाउंडेड आउटपुट आपको कब मिलता है, बाउंडेड आउटपुट आपको कब मिलता है, जब पोल्स ऑफ इनपुट, जो आपका इनपुट का लैप्लास आएगा उसके आप जो पोल्स निकालेंगे बेटा, पोल्स ऑफ इनपुट डू नॉट कोइंसाइड with poles of system और हमें अनबाउंडेड आउटपुट कब मिलता है, अनबाउंडेड आउटपुट हमको तब मिलता है when my poles of input coincide with poles of transfer function। अब जैसे देखो यार ये RT इक्वल टू UT वाला ही केस आपने लिया था, इसमें सिस्टम का पोल लाई कर रहा था ओरिजिन पे, कहां पे लाई कर रहा था बेटा, ओरिजिन पे, और आपने इनपुट भी लिया RS इक्वल टू 1/S, तो उसका भी पोल लाई किया ओरिजिन पे। तो अगर दोनों के पोल सेम जगह पे लाई करेंगे तो सिस्टम विल गिव यू एन अनबाउंडेड आउटपुट। और पिछले केस में देखो इसका पोल कहां पे है, -A पे, उसका पोल कहां पे है, ओरिजिन पे, तो दोनों का पोल अलग अलग लोकेशन पे हुआ तो बाउंडेड आउटपुट आता है। इसका पोल ओरिजिन पे, इसका भी पोल ओरिजिन पे, तो दोनों का पोल अगर आइडेंटिकल हुआ तो आपका क्या होगा, तब आपका अनबाउंडेड आउटपुट आएगा। समझ गए? तो एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बाउंडेड इनपुट के लिए चाहे तो बाउंडेड आउटपुट भी दे सकता है और चाहे तो मेरे बच्चों अनबाउंडेड आउटपुट भी दे सकता है। समझे क्या? बोलो फटाफट, समझ में आया? एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम चाहे तो आपको बाउंडेड आउटपुट भी दे सकता है और चाहे तो अनबाउंडेड आउटपुट भी, डिपेंड करता है इनपुट और ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स पे। क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से बोलिए भाई, क्लियर हुआ सबको यहां तक?
क्लियर है? चल अब देखो रूट लोकेशन वर्सेस स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नहीं, कोई भी एक पोल अगर मार्जिनली स्टेबल से कोइंसाइड कर गया तो आपका आउटपुट अनबाउंडेड आएगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल का एक भी पोल अगर इनपुट के पोल से कोइंसाइड कर गया देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ अनबाउंडेड आउटपुट। अब देखो भाई, जितना अभी तक हमने चीजें पढ़ी है ना, उसको हम लोग एक बार एक तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। देखिए, अगर HS है 1/s प्लस a, HT कैसा आएगा? e की पावर माइनस AT UT। तो एनर्जी सिग्नल है भाई, एनर्जी सिग्नल होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, इसका मतलब है LTI सिस्टम स्टेबल। ये जो HT है दिस इज बेसिकली योर एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल की कंडीशन क्या बताई थी? अगर आपका सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है बट वो डीके करते जा रहा है देन दैट इज योर एनर्जी सिग्नल। ठीक है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन but decaying amplitude, अब यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, आपका जो पोल है, आपका पोल ना लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, तो ऐसा सिस्टम क्या हुआ? स्टेबल। आप चाहे तो टाइम डोमेन से देख लो कि एनर्जी सिग्नल मिल रहा है, एनर्जी सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, तो आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। या फिर आप पोल से देख लो कि पोल लेफ्ट हाफ में लाई कर रहा है, तो भी आपका सिस्टम स्टेबल होगा। कौन सा सिग्नल आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों को। ये तो याद रहता है सर स्टेबिलिटी के लिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, लेकिन क्या? स्टेबिलिटी के लिए सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए? सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक भाई, अगला 1/s प्लस a स्क्वायर, तो यहां पे आया t e की पावर माइनस AT UT, ये भी एनर्जी सिग्नल बना भाई। और यहां पे रिपीटेड पोल्स हैं आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में, तब भी सिस्टम क्या है? स्टेबल है। तो यहां पे क्या होता है ना, जब भी देखो t स्क्वायर किसी के साथ भी आपका एक्सपोनेंशियल आता है, तो मैं आपको एक चीज हमेशा के लिए बता दूं कि एक्सपोनेंशियल डीके ऑलवेज डोमिनेट्स एनी पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए बेटा, एक्सपोनेंशियल डीके उसको डोमिनेट ही करेगा। समझे क्या? एक्सपोनेंशियल डीके बेटा उसको डोमिनेट ही करता है, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल आपका आ जाए। तो दैट इज व्हाई दिस विल बिकम एन एनर्जी सिग्नल। ये क्या बनेगा? एक एनर्जी सिग्नल। अगेन देखो ना, इनफाइनाइट ड्यूरेशन है बट एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन है बट एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है। अब अगला देखिए 1/s प्लस ए, s प्लस बी जैसा ओवरडैम्प्ड सिस्टम होता है, यहां दो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग सिग्नल आएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं a एंड b आर पॉजिटिव। ठीक है, तो बोथ सिग्नल्स आर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, दोनों सिग्नल आपके इनफाइनाइट ड्यूरेशन है एंड exponentially decaying, hence both are energy signals। कैसे हैं दोनों के दोनों? दोनों के दोनों आपके एनर्जी सिग्नल्स हैं, hence both are एनर्जी सिग्नल्स। अब यहां पे देखो माइनस ए माइनस बी दोनों पोल्स हैं आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में, और दोनों नॉन रिपीटेड हैं। नॉन रिपीटेड पोल्स जब भी लेफ्ट हाफ प्लेन में आते हैं देन माय सिस्टम इज ऑलवेज स्टेबल। लेफ्ट हाफ में कितने भी पोल आ जाएं, एज लॉन्ग एज आपके पोल लेफ्ट हाफ में, आपका सिस्टम कैसा होता है भाई? स्टेबल होता है। अब ये देखो s प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो यहां पे क्या बनेगा, e की पावर -80 साइन बीटी। तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा, यहां पे आ रहे हैं एक्सपोनेंशियली डीकेइंग ऑसिलेशंस, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग ऑसिलेशंस। अगर ऑसिलेशंस आपके एक्सपोनेंशियली डीके कर रहे हैं बेटा, देन अगेन योर सिस्टम इज स्टेबल, क्योंकि ये एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी होगा, एनर्जी सिग्नल एंड हेंस एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। ठीक है भाई, एनर्जी सिग्नल है तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल भी होगा, तभी तो सिस्टम स्टेबल हो गया। इसके कारण, इसकी वजह से मेरा सिस्टम कैसा आ गया, स्टेबल आ गया। अब यहां पे देखिए आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इन LHP। तो ये भी सिस्टम कैसा है, स्टेबल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इन LHP। तो जब तक आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में पोल आते रहेंगे, सिस्टम आपके स्टेबल बनते रहेंगे। लेकिन अपने जहन में एक बात रखिएगा बेटा, जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया है कि ये जो होता है ना, ये कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी का कंडीशन होता है। कंट्रोल सिस्टम में हम बात करते हैं हमेशा कॉजल सिस्टम की, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो कॉजालिटी प्लस स्टेबिलिटी का कंडीशन है उसी को स्टेबिलिटी का कंडीशन कह दिया जाता है। क्योंकि देखो यार क्या होगा ना, मैं आपको बताऊं, जब आप ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे तो आप चीजों को इतना यूज टू हो जाओगे ना, रिजल्ट्स के, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके रिजल्ट्स हैं, कि कहीं ना कहीं हम लोग फंडामेंटल्स को छोड़ने लग जाते हैं। बट ऐसा गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि IIT को भी पता होता है कि बच्चे जो है ना फाइनल रिजल्ट पता रखते हैं, बच्चे जो है फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, आपसे वो वहां पे फंडामेंटल पे काम करा सकता है या फंडामेंटल में आपको ट्विस्ट कर सकता है। तो ये जरूर रखिए बेटा कि आपकी बिल्डिंग आलीशान होनी चाहिए, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लो, लेकिन उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत रहनी चाहिए। एनर्जी सिग्नल इनपुट वाला सिस्टम स्टेबल होगा। अरे गधाराम, एनर्जी सिग्नल इनपुट वाला नहीं, जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स एक एनर्जी सिग्नल होगा वो सिस्टम स्टेबल होगा। इनपुट कहां है, ये इंपल्स रिस्पॉन्स है। अभी तो मैंने पूछा भी कि भैया कौन सा सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, जो सिग्नल सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है, जो HT है, वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। इनपुट थोड़ी, इनपुट तो बाउंडेड होना चाहिए। अगर इनपुट बाउंडेड हो तो आउटपुट बाउंडेड आना चाहिए, तब एक सिस्टम स्टेबल कहलाता है। लेकिन सिस्टम की स्टेबिलिटी जज कैसे करते हैं, अगर उसका इंपल्स रिस्पॉन्स यानी कि HT एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, तब आपका सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। अब देखो यहां पे समराइज कर देते हैं, सारे पोल आपके LHP में आ रहे हैं, HT आपका एनर्जी सिग्नल है, तो सिस्टम कैसा आएगा, स्टेबल। अगर सिंपल पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है बेटा, तो आपका HT पावर सिग्नल होगा, ये होगा मार्जिनली स्टेबल। अगर एक पोल राइट हाफ में घुस गया या इमेजिनरी पे आपको रिपीटेड पोल्स मिल गए, तब नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, और तब आपका सिस्टम आएगा अनस्टेबल। समझ गए भाई? बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बोलो भाई। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो यहां पे बोलो भाई, क्योंकि हमने ना बेसिक एकदम कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा समय आ चुका है बेटा कि अब हम ऐसे कॉन्सेप्ट से चले जहां पे हम सिस्टम की स्टेबिलिटी जज करेंगे विदाउट कंप्यूटिंग द पोल्स ऑफ द सिस्टम। बिना सिस्टम के पोल निकाले उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बट वहां पे जाने के लिए पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि यहां तक आप कंफर्टेबल हो। ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट द इंपल्स रिस्पॉन्स दिव्या, ट्रांसफर फंक्शन इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंपल्स रिस्पॉन्स, है ना। ट्रांसफर फंक्शन किस डोमेन में होता है, एस डोमेन में। इंपल्स रिस्पॉन्स किस डोमेन में होता है, टाइम डोमेन में। गुड इवनिंग मुनेंद्र, जल्दी शाम हो गई भाई तुम्हारी, जल्दी सूरज ढल गया। मुझे तो लगा 7 7:30 बज जाएंगे यार। क्लियर हुआ? बताओ भाई, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो तो आगे चले, नहीं तो फिर तुम क्या है ना वापस पीछे खींच के ले आओगे। सर वो वाली बात क्लियर नहीं थी, कोई सिली सा डाउट भी है, कोई चीज कंफर्म करनी है कर लो, ठीक है। तो हम लोग
उस चीज को क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। सर ग्राफ साइन वाला कब घट रहा है कब बढ़ रहा है? हैं घट रहा है बढ़ रहा है माने भाई उसका एम्पलीट्यूड में एक्सपोनेंशियल आ रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल के कारण डीके करेगा मुनेंद्र। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल डीके करेगा। देखो सिंपल सा फंडा होता है, ऐसा ग्राफ बनाते कैसे हैं, जो साइन के साथ टर्म लिखी है उसका ग्राफ बना लो, ठीक है। e की पावर -80 का ये ब्लैक वाला ग्राफ बन गया। एक इसका मिरर इमेज बना लो, एक इसका मिरर इमेज बना लो। क्यों मिरर इमेज बनाया? क्योंकि साइन प्लस और -1 दोनों हो सकता है, तो एक इसका मिरर इमेज बना दिया। अब दोनों के बीच में ऑसिलेशन करा दो बस, है ना, दोनों के बीच में ऑसिलेशन करा दो। मान लो टी साइन बीटी होता तो टी वाली एक लाइन बना ली, एक उसका मिरर इमेज बना दिया, दोनों के बीच में साइन को ऑसिलेट करा दिया। तो साइन के साथ जो भी फंक्शन लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, आप उसका पहले ग्राफ बना लीजिए, आप उसके मिरर इमेज का ग्राफ बना लीजिए और दोनों के बीच में आप ऑसिलेशन करा दीजिए, ठीक है। विजय भाई क्या पूछ रहे थे? हाँ सर एलटीआई सिस्टम एक यूटी e⁻⁻2t यूटी, क्या कहना चाह रहे हो? जब एम्पलीट्यूड डीके होता है उसका इंटीग्रेट करते हैं तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कैसे होता है? कैसे होता है का क्या मतलब है? उसका इंटीग्रेशन फाइनाइट आता है, इंटीग्रेशन निकाल के चेक कर लेना, उसमें क्या मतलब कैसे होता है का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन अगर फाइनाइट आ जाए तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, और अगर इंटीग्रेबल नहीं इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं आए तो इनफाइनाइट आए तो अनस्टेबल है या नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। बेटा ए क्या होता है? ए इनपुट का एम्पलीट्यूड होता है। जैसे अगर आपने लगाया 5ut, ठीक है, तो वहां पे 5 हो जाएगा। अगर आपने लगाया 5rt तो वहां पे 5 आपका ए हो जाएगा, जो इनपुट का एम्पलीट्यूड है। जैसे यूनिट स्टेप लगा रहे हो तो उसमें तो A1 है, यूनिट रैंप लगा रहे हो तो A1 है, यूनिट पैराबोला लगा रहे हो तो A1 है। लेकिन अगर आपका कोई भी फैक्टर उसमें मल्टीप्लाइड है तो इन दैट केस दैट इज कंसीडर्ड एज A। चलो यार मुनेंद्र बहुत बढ़िया, जल्दी सही हो गए। इफ मल्टीपल पोल्स एट वन पॉइंट देन अनस्टेबल होगा। नहीं आयुष, मल्टीपल पोल देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे थे, अनस्टेबल नहीं था। मल्टीपल पोल अगर आपके राइट हाफ में चले गए या एक भी पोल राइट हाफ में चला गया तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। यहां पे ऑल पोल्स जब तक लेफ्ट हाफ में, भले एक जगह पे 10 पोल आ जाएं, इट विल बी स्टेबल। जीरोस का क्या करते हैं स्टेबिलिटी कंडीशन में? स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की पोल्स पे डिपेंड करती है, जीरोस पे नहीं। तो जीरोस हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनली स्टेबल में एक पोल राइट हाफ में एक इमेजिनरी एक्सिस तो भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। बेटा उसे मार्जिनली स्टेबल बोलोगे ही नहीं सिद्धार्थ भाई, अगर एक भी पोल राइट हाफ में तो आप अनस्टेबल ही बोलोगे ना। मार्जिनली स्टेबल के लिए सारे पोल इमेजिनरी एक्सिस पे आने चाहिए, एक भी पोल राइट हाफ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है भाई। और एक बच्चे का डाउट था, पावर सिग्नल को शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्ट में क्या एक ही लाइन की डेफिनेशन उसकी, जिसकी पावर फाइनाइट हो और जिसकी एनर्जी आपकी इनफाइनाइट हो, उसे पावर सिग्नल कहते हैं, ठीक है। सर अगर पोल इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो सिग्नल ऑसिलेटिंग होगा विदाउट डैम्प एंड पावर सिग्नल होगा। बहुत बढ़िया विकास, एकदम सही। डिकेइंग एम्पलीट्यूड को इंटीग्रेट कैसे करते हैं? अब बेटा देखो यहां पे इंटीग्रेशन आप क्या बोलोगे ना, अगर आपको इंटीग्रेशन करना भी है तो विकास भाई ये सिग्नल हमेशा एक्सपोनेंशियल से छोटा है। जब एक्सपोनेंशियल का एरिया फाइनाइट आ रहा है तो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल वाले साइनोसॉइड का एरिया भी फाइनाइट आएगा। सोच करके देखो, ये ब्लू वाला सिग्नल हमेशा ब्लैक से नीचे है, तो अगर ब्लैक का इंटीग्रेशन फाइनाइट है तो ऑब्वियसली ब्लू वाले सिग्नल का भी फाइनाइट होगा। सर कोई एग्जांपल उसमें टू पोल इमेजिनरी एक्सिस पे था तो वो स्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया था। बेटा यहां पे लिखा तो है रिपीटेड पोल्स अगर इमेजिनरी पे आएंगे, जैसे आपका 1/s², वहां ओरिजिन पे 2 पोल आ गए, ऐसा सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। निधि का भी इसी में आंसर हो गया। अगर इमेजिनरी एक्सिस के एक लोकेशन पे एक से अधिक पोल आ गया तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ठीक है। रोहन का भी इसी पे आंसर हो गया। रोहन, निधि, ध्रुवा एक ही नाव में सवार हैं तीनों, ठीक है। क्लियर? सब लोगों की क्यूरियोसिटी पूरी? चला जाए आगे। देख रहे हो तुम लोगों से क्वेश्चन निकलवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पूछ लो भाई, पूछ लो। अभी तो बताया रौनक भाई स्टेबिलिटी में नहीं फर्क पड़ता जीरो से, तुम लेक्चर काहे म्यूट पे देखते हो?
वीडियो के साथ साथ मेरे बच्चे लेक्चर में ऑडियो भी यूजफुल होता है। जीरो से फर्क नहीं पड़ता सिस्टम में व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, इसलिए जीरोस लेफ्ट हाफ में है राइट हाफ में है या नहीं है, इट डज नॉट गवर्न योर स्टेबिलिटी। ठीक भाई, चलें, बोलो फिर चला जाए आगे। चलिए अब देखो भाई, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड पोल इन लेफ्ट हाफ प्लेन स्टेबल, नॉन रिपीटेड पोल इन जे ओमेगा एक्सिस मार्जिनली स्टेबल, रिपीटेड पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस अनस्टेबल, सिंगल पोल एट ओरिजिन मार्जिनली स्टेबल, रिपीटेड पोल एट ओरिजिन अनस्टेबल, पोल इन राइट हाफ प्लेन अनस्टेबल, और पोल ही ना हो तो सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉजल एलटीआई सिस्टम। इसी को बहुत कंसाइज वे में हमने यहां पे लिख दिया है, लेकिन हमें पता है हमारे पास बुद्धू बच्चे भी हैं, तो उनके लिए हमने जो है पूरा डिटेल में लिख दिया है। सो हम भाई डांट खाओगे, लेकिन डाउट तो क्लियर हो जाएगा। सोचने वाली बात है, तुम्हें डर लगना चाहिए एग्जाम से कि डर लगना चाहिए मुझसे? चल एक सेकेंड, इमेजिनरी एक्सिस पोल लोकेशन, चलो तो देखो यार, ये हमारी एस प्लेन के अंदर इमेजिनरी एक्सिस होती है, करेक्ट। लास्ट कैसे पॉसिबल है, कोई पोल ही नहीं है तो स्टेबिलिटी का सवाल ही नहीं खड़ा होता ना, सिस्टम हमेशा स्टेबल है। जैसे मान लो कि आपका एच ऑफ एस कांस्टेंट आ जाए, उसका क्या मतलब है कि इनपुट में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होकर आउटपुट मिल रहा है, तो ऐसा सिस्टम तो हमेशा स्टेबल होगा ना। अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, उसके अंदर आपका कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आउटपुट भी बाउंडेड आएगा। जैसे सोचो आपका एच ऑफ एस आ गया 10, तो आपका आउटपुट क्या होगा 10 टाइम्स द इनपुट, तो इनपुट बाउंडेड तो आउटपुट भी हमेशा बाउंडेड आएगा। हाँ बेटा, नहीं मार्जिनली स्टेबल हो गया ना कुशल भाई, ओरिजिन पे अगर एक पोल आ गया तो वो मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा, ओरिजिन पे अगर एक भी पोल चला गया। ठीक है, तो अगर आपका इमेजिनरी एक्सिस पे पोल आ जाए, बाकी के सारे पोल लेफ्ट हाफ में रहे तो मार्जिनली स्टेबल, इमेजिनरी पे अगर आपका एक भी पोल आ गया, कोई भी राइट हाफ में गया तो अनस्टेबल, राइट हाफ में जाते ही अनस्टेबल, इमेजिनरी पे आते ही मार्जिनली स्टेबल, अगर सारे लेफ्ट में रहेंगे तब ही सिर्फ स्टेबल होगा, सिर्फ तब ही स्टेबल होगा, अदरवाइज मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल। तो देखो भाई, ये एस प्लेन के अंदर हमारी जे ओमेगा एक्सिस होती है, हम लोग ये बोल रहे हैं ऑल पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन, ऑल पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन, तो आपका स्टेबल, नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी, नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस विद पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन, बाकी पोल आपके कहां लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर, तो ये सिस्टम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। एनी पोल इन राइट हाफ, बाकी पोल कहां है फर्क नहीं पड़ता, एनी पोल इन राइट हाफ प्लेन, अगर एक भी पोल आपका राइट हाफ प्लेन में चला गया तो सिस्टम वुड बिकम अनस्टेबल, बाकी के कहां है डजंट मैटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो यार, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं ना आपके, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, जब आपके पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रियल है। कहने का मतलब यह है, जैसे एज एन एग्जांपल आपका एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, यहां पे देखो कोएफिशिएंट क्या है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 है, और इधर क्या है ये 9 है, तो रियल हो गए ना कोएफिशिएंट, तो इसके रूट्स कहां आ रहे हैं बेटा, प्लस माइनस J3, तो ये कैसे आ रहे हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो आपके पोल्स जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तब होते हैं, या ये कह दो हर कॉम्प्लेक्स पोल का कॉन्जुगेट भी आपका पोल बनता है अगर कोएफिशिएंट रियल हो। यानी अगर a प्लस आयोटा b एक पोल है, तो a माइनस आयोटा b भी एक पोल होगा अगर आपके पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रियल हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, a प्लस आयोटा b अगर एक पोल है
तो a माइनस आयोटा b भी आपका एक पोल होगा अगर आपके पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट रियल हैं। तो यहां पे हमने ऐसे दिखा दिए। ये सिस्टम कैसा हो गया? मार्जिनली स्टेबल। नॉन रिपीटेड पोल आ रहे हैं ना, नॉन रिपीटेड माने एक सेम लोकेशन पे एक से अधिक पोल ना आने पाए। अब देखो ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर इसको चाहो तो एक्सपैंड करके लिख दो। यहां पे देखो, यहां पे भी सारे कोएफिशिएंट आपके वो आ रहे हैं ना रियल, सारे कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के रियल आ रहे हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर एक भी कोएफिशिएंट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्लेक्स रूट कपल की तरह एग्जिस्ट करेंगे या पेयर की तरह एग्जिस्ट करेंगे, फिर वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये, आप ये गारंटी नहीं कर सकते कि सर अगर a प्लस आयोटा बी आपने हमें बताया कि पोल है तो a माइनस आयोटा बी भी हमारा पोल होगा, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, हो सकता है a प्लस आयोटा बी आपका पोल बन रहा हो बट a माइनस आयोटा बी ना बन रहा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कब होगा? जब आपके कोएफिशिएंट्स रियल होने की जगह इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जब तक आपके सारे कोएफिशिएंट एकदम प्योरली रियल हैं बेटा, तब तक आपके कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे। तो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? नॉन रिपीटेड पोल्स, नॉन रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो ये सिस्टम कैसा है भाई? दिस सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, इमेजिनरी पे मल्टीपल पोल हो सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। क्लियर? सॉरी, मार्जिनली स्टेबल, मैंने स्टेबल लिख दिया, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, हाँ जी। लोकेशन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब जैसे ये है, देखो ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, ये सिस्टम क्या है आपका? मार्जिनली स्टेबल। मेरा वाला पॉइंट क्लियर हुआ भाई कि रियल क्यों होने चाहिए कोएफिशिएंट? तभी कॉम्प्लेक्स रूट्स के कॉन्जुगेट भी रूट बनते हैं। यहां पे देखो भाई, यहां पे रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। जब इस टाइप से इमेजिनरी पे बेटा एक ही जगह पे एक से अधिक पोल आपके आने लग जाएं, उस तरह के सिस्टम को आप कहने लगते हो अनस्टेबल। क्या कहने लगते हो? अनस्टेबल। समझ में आया रिपीटेड पोल का मतलब? हर लोकेशन पे देखो दो दो पोल हैं। ठीक है, पहले भी स्टेबल लिखे थे, मार्जिनली स्टेबल ही तो लिखा था। ठीक है, हाँ हमेशा हमने रियल वाला ही देखा है, बट फिर भी मैंने बता दिया, कल को तुम्हें चलाने के लिए कोई इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स वाला दे दे, भाई नॉलेज तो अपनी पूरी होनी चाहिए ना। ये देखो, ये पोल आ गया आपका राइट हाफ प्लेन में। जैसे ही आपका पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया, दिस सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे दो पोल हैं राइट हाफ के अंदर। ये सारे पोल एक दूसरे की मिरर इमेज हैं भले ही, लेकिन स्टेबिलिटी आपकी यहां पे कैसी आ गई? अनस्टेबल। अगर पोल आपके लेफ्ट और राइट में एक दूसरे के मिरर इमेज बनने लग जाएं, तो भी आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि एक पोल अगर लेफ्ट में होगा उसका मिरर इमेज आपका राइट में चला जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। ऐसा कब बनेगा? जब राउथ क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर के अंदर, तो वहां ऑक्सिलरी इक्वेशन में ऐसा होता है। ठीक है, ये कहां देखने मिलता है अपने को? दिस हैपेंस with the roots of auxiliary equation in Routh criteria। ये auxiliary equation क्या होती है, कैसे होता है, ये मैं आपको अगले सेशन के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि राउथ क्राइटेरिया में ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना, वो सिमेट्रिक होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो कुछ ऐसे एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, अरे भैया मैंने बताया तो, ओरिजिन पे पोल जाते ही या इमेजिनरी पे जाते ही लेफ्ट हाफ में चाहे कितने भी पड़े हो मार्जिनली स्टेबल है, लिखा नहीं? नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस विद पोल्स इन लेफ्ट हाफ प्लेन। अच्छा, यहां स्टेबल लिख दिया है,
तो ये मार्जिनली स्टेबल होगा। क्या होगा? मार्जिनली स्टेबल। तो अगर आपका इमेजिनरी पे एक भी पोल चला गया, बाकी आपके लेफ्ट हाफ में है, तो मार्जिनली स्टेबल। अगर राइट में एक भी चला गया, बाकी के कहीं भी है, तो फिर सिस्टम आपका अनस्टेबल। ठीक है। अब ये देखिए एस स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पे आपके पास दो मिरर इमेज वाले पोल आ गए ना, 2 और -2 पे। 2 और -2 पे आपके पास दो मिरर इमेज वाले पोल आ गए, तो दिस इज अनस्टेबल। ये राइट हाफ में जाने के चक्कर में अनस्टेबल। अब यहां पे देखो एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2j प्लस -2j। तो यहां पे देखो इस टाइप से रिपीटेड पोल आ जाते हैं आपके इमेजिनरी एक्सिस पे, जब आपका ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा। ये जो सेकंड वाला दिखा रखा है, जब ऐसा बनता है ना, तभी आपका रिपीटेड पोल आता है इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है भाई। हाँ जी। अब रूट्स कैलकुलेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की रूट्स कैसे कैलकुलेट आप करते हो। ठीक है भाई। अब देखो अगर आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तब तो रूट्स निकालना बड़ा आसान है बेटा। अगर आपके पास मेरे बच्चों एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तब तो रूट्स निकालना बड़ा आसान है। जैसे देखो s प्लस ए बराबर 0, तो यहां से आ गया s इक्वल टू -a। ठीक है, s प्लस ए बराबर 0 आ गया, तो s इक्वल टू -a आ गया। अगर सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में भी आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चलता है बेटा। सेकंड ऑर्डर में भी आप जानते हो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे मान लो ये आ रहा है एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर -4b बाई 2। करेक्ट, ये तरीका है। तो यहां भी निकल जाते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है थर्ड ऑर्डर के अंदर। तो देखिएगा थर्ड ऑर्डर में कैसे हम लोग करते हैं डील। थर्ड ऑर्डर के अंदर हम लोग कैसे डील करते हैं। थर्ड ऑर्डर के अंदर जैसे देखिए s³। अब यहां पे डायरेक्टली रूट्स तो आ नहीं सकते, यहां पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड कह दो या रिमाइंडर थ्योरम कह दो। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट all factors, substitute all factors पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ C। किसका? C का। C यानी ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है इन इक्वेशन टू चेक इफ LHS इक्वल टू RHS। सारे फैक्टर डाल डाल के देखो, पॉजिटिव नेगेटिव लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं क्या। अगर किसी एक पे भी बराबर आ गए, अगर मेरे बच्चों किसी भी एक पे बराबर आ गए, तो वो इस पॉलिनोमियल का रूट कहलाएगा। यानी क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, ये हम जानते हैं ना। जितना ऑर्डर होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो अगर एक भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर गया, तो बेसिकली मेरे को एक रूट मिल गया, 3 में से एक मिल गया। थर्ड ऑर्डर है तो 3 होंगे,
तो अगर एक भी सेटिस्फाई कर गया तो आई फाइंड 1 आउट ऑफ द 3। ये बात क्लियर हो गई। इफ s इक्वल टू x इज अ रूट, तो डिवाइड पॉलिनोमियल बाय s माइनस x टू गेट सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। 3 में से एक मिल गया ना, उससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास बचा हुआ सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल आ जाएगा। एंड फाइंड अदर 2 रूट्स। एक बार सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल आ गया तो उसके रूट्स निकालना तो आप जानते ही हो बेटा, है ना। सेकेंड ऑर्डर अगर एक बार आ गया तो उसके रूट तो आप निकालना जानते ही हो। तो अगर आपने पहले एक सिंगल रूट निकाल लिया, उससे आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सेकेंड ऑर्डर बन गया, सेकेंड ऑर्डर को फिर आप क्या करोगे, सेकेंड ऑर्डर को फिर आप सॉल्व कर लोगे टू फाइंड द अदर 2 रूट्स। अब देखो भैया, फर्स्ट ऑर्डर में कंडीशन क्या होती है, अगर सभी कोएफिशिएंट का सेम साइन है, जैसे सारे पॉजिटिव हैं या सारे नेगेटिव हैं, तो आपके रूट्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे, गारंटी है। जैसे देखो एग्जांपल, s प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे ना, तो ये लेफ्ट हाफ प्लेन में आ गया। आप दोनों नेगेटिव ले लो, तब भी तो यही आया, तब भी लेफ्ट हाफ में आया। तो अगर यहां पे बेटा आपके फर्स्ट ऑर्डर के अंदर दोनों कोएफिशिएंट जो हैं, दोनों कोएफिशिएंट कौन से हैं, s की पावर 1 का कोएफिशिएंट और s की पावर 0 का कोएफिशिएंट, तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ s की पावर 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ s की पावर 0। s की पावर 0 माने कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अगर इन दोनों का सेम साइन होता है, सेम साइन होता है, तो आपके पोल कहां पे लाई करते हैं बेटा, पोल लाई करते हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में, पोल इन LHP एंड माय सिस्टम बिकम्स स्टेबल। सिस्टम कैसा बन जाता है बेटा, स्टेबल। पोल मेरे लेफ्ट हाफ प्लेन में चले जाते हैं, सिस्टम बन जाता है स्टेबल, सिंपल है। सेकेंड ऑर्डर के अंदर भी बेटा यही कहानी है, अगर सभी कोएफिशिएंट का साइन सेम है, सेकेंड ऑर्डर में 3 होंगे ना, 3 होंगे। जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, अगर a b एंड c हैव सेम साइन, तब क्या होता है, all poles lie in left half plane therefore system is stable। ठीक है, therefore system is stable। तो यहां पे भी आपका यही कंडीशन है कि सारे के सारे कोएफिशिएंट आपके सेम साइन के आने चाहिए, आइदर सारे पॉजिटिव आ जाएं या फिर आपके सारे के सारे नेगेटिव आ जाएं। चाहे तो आप एक एग्जांपल लेके देख लो, जैसे देखो यहां सारे पॉजिटिव हैं, निकाल लो -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 आ गए ना, देखो लेफ्ट हाफ प्लेन में, करेक्ट। ये आपके कहां पे आ गए बेटा, लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर आ गए। तो ऐसे ही अगर आपके सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम होगा, ऑलवेज ऑलवेज आपके रूट्स कहां पे आएंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन के अंदर आएंगे। लेकिन थर्ड ऑर्डर से ना कहानी बदल जाती है। थर्ड ऑर्डर से कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, अगर सबका साइन सेम है तो थर्ड ऑर्डर के रियल वाले रूट्स तो लेफ्ट हाफ में आएंगे,
लेकिन उसके अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं बेटा, अगर उसके कोई कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो आपके राइट हाफ के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। जैसे मान लो थर्ड ऑर्डर के 3 रूट्स होंगे ना, रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे आशुतोष सेकंड ऑर्डर में, तो भी लेफ्ट हाफ में ही जाएंगे मेरे बच्चे। जैसे देखो आशुतोष का ये डाउट है कि सेकंड ऑर्डर के अंदर जैसे मान लो ये है, ठीक है आशुतोष भाई, -2 + -2 स्क्वायर 4 -16/2, तो -1 ± j√3। ठीक है, अब भी तो लेफ्ट हाफ में ही है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, थर्ड ऑर्डर के अंदर मान लो एक रूट आपका रियल आता है। देखो तीनों तो कॉम्प्लेक्स आ नहीं सकते, राइट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में। तो कभी भी ऐसे तो हो नहीं सकता कि 3 रूट कॉम्प्लेक्स आ जाए। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा इवन नंबर में होते हैं, या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे या तो 6 होंगे, 3 तो नहीं हो सकते। 3 के अंदर पॉसिबिलिटी क्या बनती है बेटा थर्ड ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर के अंदर पॉसिबिलिटी ये बनती है तो तीनों के तीनों रूट्स रियल आ जाएं, या एक रियल आ जाए और बाकी 2 आपके कॉम्प्लेक्स आ जाएं। करेक्ट, थर्ड ऑर्डर में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो ये कि ऑल थ्री रूट्स आर रियल, तीनों के तीनों आपके रियल आ गए। या दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे बच्चों क्या बनती है कि 1 रूट रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बाकी के 2 आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है भाई, ऐसी कहानी बनती है। इस सिचुएशन में आप ये कहते हो जितने भी रूट आपके रियल होंगे, जितने भी रूट आपके रियल होंगे वो तो आपके लेफ्ट हाफ में ही जाएंगे, रियल वाले तो लेफ्ट हाफ में ही जाएंगे। बट इन कॉम्प्लेक्स वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये लेफ्ट भी हो सकते हैं और राइट भी हो सकते हैं। अगर बी या सी 0 हुआ तब तो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा बेटा, सबका साइन सेम बोला है ना। और यहां पे ये भी आप कह सकते हो एंड नो कोएफिशिएंट एंड ऑल नॉन जीरो, साइन बचेगा ही कहां अगर एक भी आपका 0 हो गया पीके भाई, कंडीशन ही वॉयलेट नहीं हो जाएगी। चलो फिर भी मैंने लिख दिया एंड ऑल नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो होने चाहिए। अगर कोई 0 हो गया तो उसका साइन क्या बोलोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। अगर तीनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो आप उसका साइन थोड़ी ना बोल सकते हो कि सबका साइन तो सर सेम था। तो हम क्या बोल रहे हैं, सारे कोएफिशिएंट ए बी और सी सबका साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी स्टेबल आता है। तो यहां पे देखो यार क्या होता है ना, यहां पे सेम साइन का जो कोएफिशिएंट है ये आपकी नेसेसरी कंडीशन तो होती है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम all coefficient being non-zero and having same sign is necessary and sufficient condition for stability। सभी कोएफिशिएंट का सेम साइन होना नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट भी है। मतलब क्या होता है, जरूरी भी है और इतना होना काफी है बेटा, जरूरी भी है और अगर इतना हो रहा है तो काफी है। माने अगर इतना हो गया तो दैट इज मोर देन इनफ, आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में दिमाग नहीं लगाना होता, उसमें तो बस पॉजिटिवनेस चेक कर लेना। लेकिन पता है क्या, थर्ड ऑर्डर में नेसेसरी तो है, लेकिन थर्ड ऑर्डर में नेसेसरी तो है बट इट इज नॉट सफिशिएंट। इन थर्ड ऑर्डर सिस्टम
in third order system, all coefficient being non-zero and having same sign is necessary but not sufficient condition for stability. जरूरी है, माने इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ इसका होना काफी नहीं है. पॉइंट ऐसे समझो, अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गए तो आप ये नहीं कह सकते सिस्टम स्टेबल है, लेकिन ना होने पे ये जरूर कह सकते हो कि सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा. बट अगर सारे के सारों का साइन सेम नहीं है तो ये गारंटी है स्टेबल तो नहीं होगा. अब अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल वो हमें चेक करना पड़ेगा, बट अगर सारे सेम साइन के हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि स्टेबल है. इनके ना होने से दिक्कत है, बट इस कंडीशन के होने से कोई फायदा नहीं है. समझ गए कि नहीं? इसके होने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसके ना होने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये रहा तो स्टेबल होगा, ऐसा कहना भी गलत है. पॉइंट समझ में आया? नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, बट इसके होने से भी होगा, इसकी गारंटी नहीं ले सकते. अब देखो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं, देखिएगा. राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया बेटा आता ही इसलिए है क्योंकि जब आपको थर्ड ऑर्डर या उससे अधिक ऑर्डर के पॉलिनोमियल की स्टेबिलिटी को जज करना होता है, देन वी टॉक अबाउट द राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया. राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए हम बनाते हैं राउथ अरे. क्या बनाते हैं इसके लिए हम लोग? राउथ अरे. ठीक है. अब ये राउथ अरे क्या होता है? पहले तो देखो, राउथ और हर्विट्ज दो साइंटिस्ट थे जो हमें ये बता के गए ना कि बिना सिस्टम के, ध्यान से सुन लीजिए, बिना सिस्टम के रूट्स निकाले आप सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो. इन्होंने क्या बताया कि विदाउट कंप्यूटिंग roots of equation, we can judge number of roots in LHP, RHP and on imaginary axis. तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, राउथ क्राइटेरिया आपको ये कभी नहीं बताता है कि पोल्स आपके कहां हैं, बस ये बताता है कितने हैं, ये बताता है कितने हैं. ठीक है श्रेया, देखो बहुत इजी होता है बेटा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बस थोड़ा सब्र रखो. पॉइंट समझ में आया? ये आपको कभी ये नहीं बताएगा कितने, सॉरी, कहां कहां पे पोल है, -2 पे, -3 पे या -100 पे. इसके लिए वो लेफ्ट हाफ में उतना काफी है. और सोचो तो स्टेबिलिटी जज करने के लिए चाहिए भी तो उतना ही कि भैया अगर लेफ्ट हाफ में है तो स्टेबल है, राइट हाफ में है तो अनस्टेबल है, इमेजिनरी पे है तो मार्जिनली स्टेबल है. तो अगर कोई मुझे इतना बता दे कितने पोल कहां लाई कर रहे हैं तो आई कैन जज द स्टेबिलिटी. और किसके पोल्स या किसके रूट्स की बात होती है? रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. आपको पता है ना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के रूट्स निकाले जाते हैं, और उसके डिनोमिनेटर को जब इक्वल टू 0 लिखते हो, 1 प्लस GSHS को जब इक्वल टू 0 लिखते हो, तो दैट इज बेसिकली योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. क्या होती है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के. अब देखिए राउथ अरे कैसे बनता है. श्रेया बेटा ध्यान से देखना, जो हाईएस्ट पावर है एस की, जो, अरे भाई एग्जाम्पल ही पहले सिखा तो दूं, एग्जाम्पल देख रहे हो, रौनक का डाउट, अलग ही बेवकूफ आदमी है ये. पहले राउथ अरे बनाना सीखोगे तभी अप्लाई करके एग्जाम्पल देखोगे. अब देखो,
जो पहले जो हाईएस्ट पावर है बेटा वहां से शुरू करो, s की पावर 4 से। अगला लिखो s की पावर 3, ठीक है, फिर s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। अब क्या होता है बेटा, यहां पे ना इवन पावर्स लिख लो, a4 इवन वाली पावर के कोएफिशिएंट a4, फिर अगला a2 s स्क्वायर का, फिर s की पावर 0 का a0, फिर s क्यूब में ऑड वाले लिख लो a3 और ये आया a1, ठीक है। s की पावर 4 से आपने शुरू किया, s की पावर 4 से शुरू किया, यहां पे इवन पावर के कोएफिशिएंट लिखे और यहां पे s क्यूब और s ऑड पावर वाले कोएफिशिएंट लिख लिए। अब आपको अगले से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आगे का। कैसे करते हैं देखो, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, डिटर्मिनेंट का उल्टा, a3 इंटू a2 माइनस a4 इंटू a1, क्या लिखोगे, a3 a2 माइनस a4 a1 बाय a3, ठीक है, ऐसे लिखा। अब ऐसे ही बेटा दूसरा कोएफिशिएंट और निकालोगे, यहां पे कुछ नहीं है ना, यहां 0 मान लेना। जब देखो यहां पे खाली है, यहां पे खाली है तो यहां 0 मान लेना। पावर n ले तो सकते हो बेटा, बट मैं कितना लंबा एरे बनाऊंगा विजय भाई पावर n लेके। फोर्थ ऑर्डर का समझा देता हूं, आगे एग्जांपल से हो जाएगा। ये देखो आपने फिर ऐसे किया, फर्स्ट कॉलम से ही करना है बेटा, ऐसे मत करना पहले फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड ना, फर्स्ट से ही करना है। अब देखो अगला टर्म यहां पे आएगा ऐसे a3 a0 माइनस a4 इंटू 0 बाय a3, यानी बेसिकली क्या आ गया, a0 ही आ गया ना। तो जब किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो एज इट इज कैरी ओवर हो जाता है, समझ रहे हो। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, किसी के नीचे 0 आ जाए तो वो अपने आप ऐसे का ऐसा नीचे आ जाता है। अब s की पावर 1, s की पावर 1 में बेटा क्या करोगे, देखो यहां पे इसमें ये मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें ये, और फिर इस कोएफिशिएंट से डिवाइड, जो पहले कॉलम की टर्म होती है ना उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे, देखो a3 a2 माइनस a4 a1 इंटू a1 बाय a3 माइनस a3 a0 डिवाइडेड बाय a3 a2 माइनस a4 a1 बाय a3, ठीक है। अब देखो भाई इसके साथ कोई दूसरा कोएफिशिएंट तो आया नहीं, तो यहां 0 मान लो। जब a0 के नीचे 0 आ रहा है तो a0 यहां पे एज इट इज कैरी ओवर हो जाएगा। जब भी किसी के नीचे 0 आ रहा है तो उसको एज इट इज कैरी ओवर कर लो। यहां फिर देखो a0 के नीचे 0 आ रहा था, ये कैरी ओवर हो गया। अब हमें यहां पे क्या चेक करना होता है बेटा, हमें यहां पे ये चेक करना होता है कि ये जो पहला कॉलम बन रहा है, पहला कॉलम, इस पहले कॉलम में कितने साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम equal to number of roots of equation in right half plane, ठीक है। राइट हाफ में कितने जाएंगे, जितने साइन चेंजेस होंगे, और टोटल रूट्स कितने होते हैं बेटा, टोटल रूट्स होते हैं ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के बराबर। बचे हुए कहां होंगे, लेफ्ट हाफ में। क्यों सर, इमेजिनरी पे भी तो हो सकते हैं, वो केस मैं बताऊंगा इमेजिनरी वाले कब आते हैं, ऐसा कब होता है कि इमेजिनरी पे आ जाएं। अभी हम स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहे, अभी आप ये सोचो सिर्फ राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। स्पेशल केस अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इमेजिनरी पे कब जाते, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं ये ड्रॉ करना। हाँ जी, अब ये देखिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है, पूछ रहा है राइट हाफ में कितने आएंगे। देखो भाई हाईएस्ट पावर कितनी है, रौनक भाई देखेगा ध्यान से, एग्जाम्पल का दीवाना रौनक हमारा। आओ रौनक, s की पावर 4 से शुरू हो रहा है भाई, पहले आया 2, फिर s स्क्वायर उठा लो 2, फिर s की पावर 0 उठा लो 10। मैं आपको एक चीज बताऊं ना बेटा,
आप चाहो तो अगर इसमें कोई पॉजिटिव कॉमन फैक्टर आ रहा है आप उससे डिवाइड भी कर सकते हो, यानी आप ये भी कह सकते हो कि आप 2 2 10 की जगह ले लोगे 115। क्या ले लोगे? 115। दिस कैन बी डिवाइडेड बाया कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, बाया कॉमन पॉजिटिव फैक्टर। तो जैसे 2 से आपने डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है, 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो 115 आ गया। अब ये देखिए भाई, अब इसके बाद s क्यूब ले आओ। ये मत सोचना 2 बार s4 कैसे लिख दिया, अरे वही रो है, बस उसको 2 से डिवाइड करके लिख दिया है। s क्यूब में ऑड ले आओ 1 और 5। क्या ले आओ? 1 और 5। अब s स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5, 1 माइनस 5 बाय 1 माइनस 4। इसके नीचे 0 है, इसको ऐसे ही कैरी ओवर कर लो। जिसके नीचे 0 होता है उसे ऐसे ही कैरी ओवर कर लेते हैं, ठीक है भाई। s की पावर 1 ऐसे करोगे, -4 इंटू -5 -20, -5 बाय -4, ये हो गया 25/4। और लास्ट s की पावर 0, देखो इसके नीचे 0 है ना, ये 5 फिर कैरी ओवर कर लाओ। अब बेटा यहां पे फर्स्ट कॉलम पे फोकस करेंगे मेरे बच्चों, फर्स्ट कॉलम पे फोकस कीजिएगा, ये वाले कॉलम पे, ठीक है। अब आप यहां पे देखिएगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये -4 हो गया नेगेटिव, प्लस 25/4 आ गया पॉजिटिव, 5 आ गया पॉजिटिव। तो देखो 2 बार साइन चेंज हुआ, यहां पे चेंज हुआ और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए फिर चेंज हुआ। तो 2 बार साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब है 2 साइन चेंज। ऐसा मत सोचना ये गिनना है कितना नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक ही आ रहा है, कितनी बार बदल रहा है, कितनी बार साइन आपका बदल रहा है। एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव गया, एक बार नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो 2 पोल आपके राइट हाफ में चले गए। समझ में आया भाई? श्रेया और रौनक बताओ, श्रेया और रौनक बताएंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साइन चेंज आपको देखना है कितनी बार प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जा रहा है। क्लियर हुआ? कैसे बनता है राउथ? अरे इजी है और बहुत काम की टेक्निक है, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन को ऐसे ही ध्वस्त कर देता है स्टेबिलिटी के। चलो अगला करो जरा। इसने S5, यार ये वाला ना स्पेशल केस है, इसको अभी लेटर के लिए छोड़ दो, ये स्पेशल केस है, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्योंकि आज की सेकंड क्लास के बाद आप कर लोगे, ये अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये अभी नहीं बनेगा। चलो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो जरा, इसका बनाओ राउत। अरे भाई नहीं, किसी भी रो में कर सकते हो, बस पॉजिटिव फैक्टर कॉमन लेना आलोक भाई, कोई भी नेगेटिव फैक्टर कॉमन मत ले लेना। नेगेटिव फैक्टर कॉमन ले लोगे तो साइन चेंज गायब हो जाएगा ना, इसीलिए। मान लो प्लस से माइनस जा रहे थे, आपने माइनस ही कॉमन ले लिया तो फिर प्लस ही रह गया, साइन चेंज ही गायब हो गया वहां, तो है कि नहीं कि जब जब रो नेगेटिव आ रही है सर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो मेरा तो आंसर प्लस आ जाता है, ऐसा मत करना बस। बाकी कॉमन आप कहीं भी ले सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 3 का 0 आ रहा है, बाकी लोग बताओ भाई। हर्ष भाई हमारे एकदम सुपर फास्ट, रॉकेट एक्सप्रेस। चलो देखें, देखो s क्यूब से शुरू करो, पहले ऑड पावर ले लेना जब क्यूब से शुरू कर रहे हो, फिर s स्क्वायर इवन पावर 5 और 3। अब 5 इंटू 7 -3, तो 35 -3/5, 32/5, s की पावर 0 आ रहा है 3।
तो देखो भाई यहां पे कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, सारी टर्म पहले कॉलम में पॉजिटिव हैं, सारी टर्म पहले कॉलम में पॉजिटिव हैं, इसीलिए जीरो पोल्स इन राइट हाफ प्लेन, जीरो पोल्स इन राइट हाफ प्लेन ए। ठीक है, जीरो आएगा, सारे के सारे लेफ्ट हाफ में। बहुत बढ़िया प्रकाश। अच्छा लेफ्ट हाफ में पूछा है, हाँ तो आंसर 3 आएगा, सही बोले। यहां पे क्या हुआ, जीरो पोल्स इन लेफ्ट हाफ, टोटल पोल्स आपके कितने हैं बेटा, टोटल पोल्स ऑर्डर के बराबर होते हैं, दैट इज 3। तो लेफ्ट हाफ प्लेन इक्वल टू टोटल माइनस RHP। जैसा मैंने बताया अभी इमेजिनरी के बारे में नहीं सोचना है, वो कब आते हैं मैं बताऊंगा। तो दैट इज 3। ठीक है, हाँ चलो अगला करो जरा। द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अल्फा एंड के आर, ये सिस्टम स्टेबल दे रखा है, अल्फा और के पे पूछ रहा है क्या कंडीशन होगी। करो जरा, अल्फा और के पे क्या कंडीशन लगाओगे इसकी स्टेबिलिटी के लिए। आया भाई, बी आ रहा है। चलो देखें, देखो इसका राउत अरे बना लो 1 के, तुम्हें बड़ा मजा आएगा इसके क्वेश्चन लगाने में, फटाफट लगा पाओगे। अब s की पावर 1 का क्या होगा, अल्फा के माइनस 3 बाय अल्फा, आप कहोगे 3। अब क्या कंडीशन होगी भाई कि ये सारे कॉलम का साइन सेम होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, सेम साइन। स्टेबल तभी होगा ना। अब ऊपर और नीचे वाला देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो आ गई अल्फा ग्रेटर देन 0, एक आ रही है अल्फा के माइनस 3 बाय अल्फा ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब अल्फा के इज ग्रेटर देन 3। बी, अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा के ग्रेटर देन 3। सुबह सुबह सर थोड़ा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा करते हैं बेटा, सुबह ना प्रेशर बहुत रहता है। प्रेशर लिटरल सेंस में मत लेना, पढ़ाने का प्रेशर इसलिए रहता है क्योंकि वहां पे ना कंटेंट बहुत डीप थॉट वाला। अब खुद सोचो, सुबह के कॉन्सेप्ट और इनके कॉन्सेप्ट में कोई कंपैरिजन है नहीं है, वहां पे ना माइंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में रहता है। तो जब कोई वाहियात सा सवाल पूछता है तो गुस्सा आना तो जायज है। ठीक है, अब ये कह रहा है भाई सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो यहां पे क्या होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे आपको कोएफिशिएंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा, यहां पे पता है क्या होता है, यहां पे लगता है डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जो राउथ से बनते हैं, एक डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से जो बनते हैं। ये कह रहा है सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, लेकिन यहां पे क्या है भाई, यहां पे 1 साइन चेंज आ रहा है आपका। ठीक है, 1 साइन चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि ड्यू टू माइनस ए नॉट। तो इससे क्या होता है, एट लीस्ट 1 रूट इन
राइट हाफ प्लेन एटलीस्ट। तो ये डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन होता है। तो यहां पे हम क्या कह देते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, यही होता है। तो एक सेकेंड, यहां पे देखो मैं रूल लिख भी देता हूं आपके लिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स माने RHP, ठीक है, इज आइदर इक्वल टू और लेस देन साइन चेंजेस, एट मोस्ट आएगा एटलीस्ट की जगह, बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। यहां पे ना एट मोस्ट आएगा। तो ये डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन होता है। ये नहीं बताता कितने होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये बताता है। तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इसके टोटल रूट्स इवन होंगे, टोटल रूट्स इसके 4 होंगे, ठीक है। अब या तो दो दो के कॉम्प्लेक्स पेयर आ जाएं, ये मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, कि जितने साइन चेंज आते हैं ना आपके इस पॉलिनोमियल में, उतने से ज्यादा कभी भी राइट हाफ के अंदर पोल नहीं हो सकते। राउथ हर्विट्ज से भी हो जाएगा। राउथ हर्विट्ज से साइन चेंज कैसे जज करोगे बताओ पीके भाई, क्योंकि हमें तो इनके वैल्यूज पता नहीं है जो कि हम कैलकुलेट कर पाए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो टोटल रूट 4 हैं। अब ये हो सकता है दो दो के दो कॉम्प्लेक्स पेयर आ जाएं, दो दो के दो कॉम्प्लेक्स पेयर आ जाएं, ऐसा हो सकता है दो रियल दो कॉम्प्लेक्स आ जाएं। देखो 4 का क्या हो सकता है, 4 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले हमेशा इवन में होते हैं, 2 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, और यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 रियल। तो नंबर ऑफ रियल रूट ऑड होगा, ये तो गलत है। नो नेगेटिव रियल रूट, नो रियल रूट, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। मेरे ख्याल से डी ही इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे आपके पास जो है ना, यहां से डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन से आप कह सकते हो, है ना, एटलीस्ट एक साइन चेंज आ रहा है, सही बात है, एटलीस्ट एक साइन चेंज तो आ ही रहा है। यहां पे ना ये भी बोला गया लेस देन साइन चेंजेस बाय एन इवन नंबर। कहने का तात्पर्य क्या है समझिएगा, कि अगर साइन चेंज मान लो आपके आ रहे होते 3, ऐसा सुनना मेरी बात, डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी ना मैथ्स का इसका क्वेश्चन आ जाता है गेट के अंदर, 1 नंबर में आ जाएगा। सुनो, मान लो आपके 3 साइन चेंज हो रहे होते, तो आप बोलते राइट हाफ में या तो 3 प्लेन हो सकते, 3 पोल हो सकते हैं, राइट हाफ में या तो आपके 3 पोल हो सकते हैं, या 3 रूट्स हो सकते हैं, या 3 माइनस 2, इवन नंबर से घटाओ, 3 माइनस 2 1 हो सकता है, या 1 माइनस 2 -1, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 अगर साइन चेंज आ रहे होते तो आप बोलते राइट हाफ के अंदर 3 रूट्स आ सकते हैं, या 3 माइनस 2 1 रूट आ सकता है, या 1 माइनस 2 -1 रूट। -1 रूट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो या तो 3 रूट होंगे राइट हाफ में, या तो 1 रूट होगा। अब यहां देखो कितना साइन चेंज आ रहा है बेटा, 1, तो या तो 1 रूट राइट हाफ में हो, या तो 1 - 2 यानी -1 रूट्स राइट हाफ में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो 1 रूट आपका राइट हाफ में आएगा। और इसको अगर राउथ से सोचोगे, वैसे चलो अच्छा है,
लगे हाथ आपका जो है डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन आ गया, ये शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड कर लेना हेडिंग डाल के, है ना। आप ये कह सकते हो राउथ क्राइटेरिया से कि कम से कम एक साइन चेंज तो आएगा। फर्स्ट कॉलम का लास्ट टर्म नेगेटिव बनेगा, फर्स्ट कॉलम का लास्ट टर्म तो नेगेटिव बनेगा माइनस ए नॉट, तो कम से कम एक नेगेटिव साइन, एक तो साइन चेंज आना ही आना है। क्योंकि आप ये देखो बेटा, हर बार जो आपका लास्ट टर्म होता है ना 3, वो यहां पे लास्ट में आता है। देखो यहां पे भी आपका जो लास्ट टर्म था 3 वो लास्ट में आ रहा था, यहां पे भी आप देखिएगा यहां पे आपका लास्ट टर्म था 10, ये हमने 5 बना लिया था, ये लास्ट में आ रहा था। तो फर्स्ट रो का जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा लास्ट में आ जाता है। यहां पे भी देखना लास्ट में ए नॉट आ गया था ना, लास्ट में ए नॉट आ गया था, तो कम से कम एक साइन चेंज तो आपका आएगा ही आएगा ड्यू टू माइनस ए नॉट। ये जो टर्म बनेगी ना, दिस विल बिकम लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट कॉलम, last term of first column in Routh array। तो एटलीस्ट वन साइन चेंज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, कम से कम एक साइन चेंज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात क्लियर है? कम से कम एक साइन चेंज। कैसे का क्या मतलब हुआ भाई? कैसे क्या आगे भी कुछ लिख देते, कैसे डी आया? बता तो रहा हूं, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट तो आएगा ही आएगा भाई इसका। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं रौनक भाई, और क्या समझा रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं कि कम से कम इसका एक साइन चेंज तो आएगा, क्योंकि ये ए नॉट जो है ये फर्स्ट कॉलम में आखिरी में जाके पहुंच जाता है। अगर ये लास्ट में पहुंच जाता है, इसका साइन आपने नेगेटिव रखा है, तो कम से कम एक साइन चेंज तो होगा। कम से कम एक साइन चेंज का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट वन पोल इन आरएचपी, एटलीस्ट वन पोल इन आरएचपी। तो इसीलिए तो डी हमने बोला। चलो अगला देखो जरा फटाफट से, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी निकालिए। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, चलो भाई। रौनक भाई कभी कभार हमारी बात ध्यान से सुन भी लिया करो, जो बात बता रहे होते तुम वही ले आते हो। एलएचपी में आने, अरे यार एलएचपी वाला नेगेटिव ही तो होगा रूट, और आरएचपी वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? राइट हाफ में चला गया। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट हाफ में आ गया। थोड़ा अजीब सा डाउट नहीं है? और देखो अगर आप लोगों को सेकंड पेपर इंस्ट्रूमेंटेशन भरना है ना गेट का, इलेक्ट्रिकल ईसी वाले बच्चों को, तो आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आना, मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। क्या आ रहा है? डी? चलो देखें, डी आ रहा है, क्या बात है। आओ बनाएं जरा। 1 5, फिर आपका क्या आएगा? k+10, k+10 पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, s³ 3 6। अब आप क्या करो, s³ में से 3 कॉमन ले लो भाई, है ना। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, 3 एक कॉमन फैक्टर है। अब आप क्या करते हैं, अब आप राउथ अरे बनाना शुरू करते हैं। 5 - 2 is 3, यहां पे k+10, k+10 ऐसे ही कैरी ओवर हो गया। 5 - 2/1 करते ना, s की पावर 1 6,
माइनस के प्लस 10/3 और लास्ट में k प्लस 10 कैरी ओवर हो गया। तो देखो रौनक भाई, हमेशा जो आखिरी टर्म होती है वो यहां तक पहुंच ही जाती है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि सभी पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। 6 माइनस के माइनस 10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो k मस्ट बी लेस देन -4, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, माने k ग्रेटर देन -10। तो एक कह रहा है k 10 से -10 से बड़ा होना चाहिए, और एक कह रहा है -4 से छोटा होना चाहिए। तो -10 से -4, आंसर विल बी डी। ठीक है, इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेबिलिटी, अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेबिलिटी। जरा ये देखिए, इन ऑर्डर टू स्टेबिलाईज द सिस्टम टी शुड सेटिस्फाई। स्टेबिलिटी के लिए टी की कंडीशन क्या होगी बताइए। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेना भाई, 1 + GSHS = 0, उसी से स्टेबिलिटी आती है। डीए और एआई पे मैंने बना तो दिया आज वीडियो यूट्यूब पे, देख लेना आभाष भाई जाकर के, डीए और एआई का वीडियो बनाया है। नितलेश भाई, तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, अगर उससे बेटर जॉब मिल रही है तो जॉब करते करते तो तैयारी कर ही रहे हो, तो स्विच कर जाओ। अगर ये जॉब तुम्हारी एग्जिस्टिंग जॉब से बेटर है तो बेटर है कि स्विच ही कर लो। और ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आया भाई आंसर। बाकी लोग बताओ, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आंसर। टाइम लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर निकाल पा रहे हो भाई? बोलो भाई, श्रेया, रौनक, सोहम, दिव्यांजलि, दिव्यांजलि ने भी निकाल दिया आंसर। चलो देखें, जीएस कितना हो गया भाई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है अब एचएस तो आपका 1 है, तो एचएस को 1 पुट कर दिया, तो क्या होगा s³ t + s²। अब राउथ अरे बना लो भाई, s³ पहले आ रहा है t, ti 1 1, s⁻1 ti - t, s⁻0 is 1, सॉरी ti। तो यहां पे कंडीशन आएगी कि ये दोनों टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, माने ti इज ग्रेटर देन t एंड ti इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, डी आ गया। मोबाइल तुमने चेंज कर लिया, तुमने पढ़ने के लिए आईपैड ले रखा है, तुम गलत एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे भाई? क्यों भाई, स्टूडेंट लाइफ में तुम मोबाइल भी बदल ले रहे हो, तुमने आईपैड भी ले रखा है पढ़ाई के लिए, तुम्हारे पास सारे प्रोडक्ट्स एप्पल के हैं, तो मुझे लग रहा है गलत फील्ड में आ गए हो। गेट में तो अक्सर ऐसा ही देखा गया है, जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, एक अच्छी नौकरी के लिए फाइट कर रहे होते हैं। चलो, ये आगे आपका असाइनमेंट है भाई, असाइनमेंट बना लेना। अगले सेशन के अंदर और हम लोग चीजें कवर करेंगे, कुछ शॉर्टकट्स कवर करेंगे, कुछ और स्पेशल केसेस कवर करेंगे अबाउट द राउथ क्राइटेरिया। ठीक है, तो ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट